Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching एंड टेस्ट सीरीज। तो जैसा कि आप सभी को अभी पता है, अभी हमारी क्लासेस जो चल रही है वो अभी चल रही है SGPGI के एग्ज़ाम के लिए। तो हम जो अपना MCQ सेशन रखते हैं वो टारगेट होता है SGPGI पे। उसके बाद में आने वाली जो वैकेंसी है वो PGI और SGPGI PGI पे अपन दोनों टारगेट रहता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है? SGPGI को। ठीक है, क्वेश्चंस को लेवल हमने SGPGI की तरह रखा है, बट उसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसा रखेंगे ताकि वो आपके पीजीआई के अंदर भी आपके हेल्प उतना ही हेल्पफुल रहे जितना आपके एसजीपीजीआई के अंदर वो रहता है। साथ साथ में टॉपिक्स ऐसे हैं जो एम्स भी पूछता है इन टॉपिक्स को। तो प्लीज़ आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर जो हमारे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेट नहीं है, बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आरएनसीसी नाम सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे एकदम एकदम एसजीपीजीआई के लिए अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरएमएल के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पुट ऑन हुए थे हमारी टेस्ट सीरीज से। राजस्थान सीएचओ के अंदर भी काफ़ी पुट ऑन हुए थे, तो एसजीपीजीआई के अंदर भी हम टारगेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको काफ़ी वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। उसको हमने एकदम अफोर्डेबल प्राइस में रखा है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो उसको बाय कर सके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, एंटीबॉडीज जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? ऑप्शन क्या है अपने पास में? बीटा लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, बेसोफिल्स या फिर एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो आपको क्या सिंपल पूछा आपको कि एंटीबॉडी जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आगे भी आ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, सारे क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो भी आजकल नर्सिंग के जो एग्जाम है उन सभी के लिए क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वही हम बनाते हैं। तो देखिए, एंटीबॉडी आज प्रोड्यूस्ड बाय, इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा बीटा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा क्या बनाई जाती है? एंटीबॉडीज बनाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन ये बनता है अपना, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कि बीटा लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बनाई उसको हमने क्या नाम दिया? ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया ह्यूमोरल एंटीबॉडी। ठीक है, ये कौन सी एंटीबॉडी होगी? ह्यूमोरल एंटीबॉडी। ठीक है, एक और एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है, दूसरी वाली वो कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी। ठीक है, एक होगी ह्यूमोरल एंटीबॉडी, दूसरी एंटीबॉडी आपने पढ़ी होगी वो होती है सेल मीडिएट। तो देखिए, ह्यूमोरल एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई गई थी? बीटा लिम्फोसाइट के द्वारा। एंड सेल मीडिएट किसके द्वारा बनाई जाएगी? टी सेल्स के द्वारा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दो प्रकार की सेल होती है। ह्यूमोरल एंटीबॉडी बनाता है बीटा सेल्स एंड सेल मीडिएट बनाएगा टी सेल। ठीक है, तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी, ये सीक्रेशन कहाँ से होता है इनका? सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, हाउ टू पाल्पेट लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को कैसे पाल्पेट करना चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर आगे। विथ प्रेशर एंड टिप ऑफ द फिंगर, प्रेशर के साथ में या फिर अपनी जो फिंगर टिप्स है उनके साथ में। ऑप्शन बी हमारा क्या है? अप्लाई प्रेशर व्हील पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड, के आपको बताया कि लिम्फ नोड को जब पाल्पेट करना है तो उसके लिए प्रेशर लगाना होता है। या फिर पाल्पेट सुपरफिशियली लिम्फ नोड्स विथ पेड्स ऑफ द फिंगर्स, मतलब आपको क्या करना है? लिम्फ नोड को आपको क्या करना है? सुपरफिशियली पाल्पेट करना है, साथ में जो आपके फिंगर्स के जो पेड होते हैं, ठीक है, वहां से। डी क्या है? यूज पाम ऑफ द हैंड व्हील पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड, कि आपको जो लिम्फ नोड को आपको पाल्पेट करना है तो उसके लिए आपको किसका यूज करना है? पाम का यूज करना है। तो देखिए, एक बेसिक सा अपना फंडा है कि जब कभी हम लिम्फ नोड को असेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? एकदम सुपरफिशियली उनको हम असेस करते हैं, साथ साथ में अपने जो फिंगर के जो पैड्स होते हैं, ठीक है, टिप ऑफ द फिंगर नहीं, फिंगर पैड्स, ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं? इनको असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन्स एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। किसके लिए? एंडोटॉक्सिन्स के लिए, एक को छोड़ के। एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो किसका है? एक्सोटॉक्सिन का है। ऑप्शन क्या अपने पास में?
दे आर लिपोपॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, क्या वो फैटी एसिड्स के बने होते हैं नेचर में, या फिर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस बाय नेचुरल लाइसिस, कि वो रिलीज होते हैं बैक्टीरिया की सरफेस से बाय नेचुरल लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो वो कैसे सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं बैक्टीरियल सरफेस से। ऑप्शन सी, दे आर हीट लाइबल लाइबल प्रोटीन्स, ये ऐसे हैं जो हीट के ऊपर खराब हो जाते हैं। हीट लाइबल, देखिए दो टर्म होती है, एक होता है हमारा क्या, लाइबल, दूसरा क्या होता है, स्टेबल। हीट स्टेबल का मतलब हो गया हीट के ऊपर स्टेबल है, हीट लाइबल मतलब हीट के ऊपर अपनी पोटेंसी खो देता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड इन द लिपिड कंपोनेंट, उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो किस पे डिपेंड रहेगी, लिपिड का कितना कंपोनेंट रहता है उनमें, किसमें, एंडोटॉक्सिन के बारे में पूछा, किसके लिए वो है, एंडोटॉक्सिन्स का पूछा गया है। तो इसका अंदर कौन सा आंसर अपना करेक्ट होगा। तो देखिए इन दोनों को अपन समझ लेते हैं। एक साइड में अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक्सोटॉक्सिन, एक साइड में अपन मेंशन कर लेते हैं क्या, एंडोटॉक्सिन, ठीक है। टॉक्सिन्स का मतलब क्या हो जाता है, अपने सिंपल लैंग्वेज अपन समझे। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मींस ऐसा सिक्रेशन जो बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रेट होता है, ऐसा लिक्विड जो बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रेशन होता है, जो कि अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल एजेंट, ठीक है। टॉक्सिन्स का मतलब क्या है, कोई भी हार्मफुल एजेंट जो बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रेट होता है। तो देखिए एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सोटॉक्सिन है वो किसके द्वारा सिक्रेशन होता है, कैसे, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव मेनली, बट सम काइंड में ग्राम नेगेटिव भी इनको सिक्रेट करता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दीज आर हीट लाइबल। एंड फोर्थ क्या है, नो प्रोड्यूस फीवर, ये फीवर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड फोर्थ वन एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टेफोलोकोकस ओरियस, मतलब जो थोड़ी अमाउंट के अंदर अगर टॉक्सिन्स वगैरह निकल रहा है तो उनसे जो है वो फीवर नहीं जनरेट होता है, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर ही। मतलब क्या हो गया कि थोड़ी अमाउंट जब ये टॉक्सिन निकलता है बॉडी में तो उससे फीवर नहीं आता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंडोटॉक्सिन्स की। तो बाकी के जो ऑप्शंस आपको दिखे, क्या सबसे पहले तो ओनली सीक्रेटेड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से सीक्रेट होते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके बने होते हैं, लिपो पोली सेकेराइड्स के द्वारा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 तो क्या है, करेक्ट है, तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद में ये क्या होते हैं, हीट वे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, एक्सेप्ट पूछा आपसे तो ये दे आर हीट लाइबल। हीट लाइबल कौन से होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, ना कि एंडोटॉक्सिन। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद में इनका एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो विब्रियो कोलेरा, सेकंड इकोलाइज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ दो तरह के टॉक्सिन्स हैं, वो हमने पढ़ लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेनली इनके डिफरेंस से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो हो सकता है आपको आगे भी देखने को मिले। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, पेयर्स पैचेज आर फाउंड्स इन, पेयर्स पैचेज जो अपना एनाटॉमिकल जो सरफेस होती है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे, इनर लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, जो हमारा इसोफेगस है उसकी इनर लाइनिंग पे, या फिर बक्कल कैविटी पे, या फिर वॉल ऑफ द स्टमक। तो देखिए पेयर्स पैचेज कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले देखिए पेयर्स पैचेज होते क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार के लिम्फेटिक क्या है, टिश्यूज है, ठीक है। पेयर्स पैचेज क्या होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन प्रेजेंट होगा, पेयर्स पैचेज। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे, और अगर एग्जामिनर आपसे और डीप पूछ ले, ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं देखे, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको रीजन दे दे, तो आपको क्या पता लगाना है, सबसे पहले तो डिस्टल जेजुनम में, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलियम में, ठीक है। तो ये इन दो सरफेस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। बाकी ये किस में देखने को मिलता है, ड्यूडेनम में भी थोड़ी मात्रा के अंदर ये चीज जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वर्क क्या है,
पेयर्स पैचेज क्यों होते हैं अपनी बॉडी के अंदर? तो पेयर्स पैचेज क्या करते हैं? मॉनिटर एंड बैलेंस द इंटेस्टाइनल फ्लोराज एंड लेवल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, तो किसका? इंटेस्टाइनल फ्लोरा का लेवल मेंटेन करते हैं, साथ में उनमें बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर बैलेंस में यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो अपनी बॉडी में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन कोज हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ पेयर्स पैचेज एक तरह के लिम्फोइड टिश्यू है, तो ये काम आते हैं अपने किसके? इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाए, इम्यून सिस्टम के हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, अकरेंस ऑफ सर्टेन डिजीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अभी कुछ क्वेश्चंस है वो किसके? इम्यूनिटी से रिलेटेड है। काफ़ी बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि भाई कौन सी इम्यूनिटी कब बनती है, क्या रोल होता है उनका, तो अभी इसे अपन समझ लेंगे एकदम इजी तरीके से। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अकरेंस ऑफ सर्टेन डिजीज। सर्टेन डिजीज, यहाँ पे कोई भी डिजीज वो उसका अकरेंस हुआ, वो डिजीज आई किसी पेशेंट में, और किसी उस डिजीज से क्या हो रहा है? सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी हो गया उसको। ठीक है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, और वो डिजीज क्या हो गई? लास्ट में ठीक हो गई। तो इस डिजीज से जो कौन से प्रकार की इम्यूनिटी हमें मिलती है? नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, एक्टिव आर्टिफिशियल, या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है हमें? अगर हम बीमार होते हैं फिर हम उसके लिए इम्यूनिटी हमें मिलती है, तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? तो देखिए, अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन कौन सा? इम्यूनिटी का। ठीक है, इम्यूनिटी क्या करती है? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या करती है? अपने बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। सबसे पहली कौन सी? इननेट। एंड दूसरी कौन सी? एक्वायर्ड। ठीक है, एक होती है इननेट, दूसरी कौन सी होती है? एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी कब होती है? जो बाय बर्थ यहाँ पे क्या है? पेशेंट पर्सन में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो देखिए, इननेट इम्यूनिटी अपने को मिलती कैसे है? तो सबसे पहले अपनी बॉडी में क्या कर रहा है? कौन को क्या क्या प्रोटेक्शन कर रहे हैं? स्किन प्रोटेक्शन कर रही है अपनी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं? म्यूकस होते हैं, वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में फेगोसाइटिक सेल होती है, ये प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है, इसके बाद में क्या? जो नेचुरल कुछ किलर सेल होती है अपनी बॉडी में, जैसे लिंगरहैंस सेल्स हो गई। ठीक है, तो ऐसी कुछ सेल्स है, कुफर सेल्स हो गई, तो क्या करती है? नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं अपन इसको। तो ये भी क्या करती है? अपनी बॉडी खुद से इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है, बाय बर्थ अपने साथ में प्रेजेंट रहता है, इसको हमने क्या बोला? इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, और ये एक्टिव होती है इमीडिएटली। एक्टिव इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, इन जनरल लैंग्वेज में अपन समझें तो ये क्या है? अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आया तो क्या हो जाएगी? फेगोसाइटिक सेल उसके लिए काम करना शुरू कर देगी, नेचुरल किलर सेल उसके लिए काम करना शुरू कर देगी, अगर उनके बस की बात होगी तो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, बाई बर्थ प्रेजेंट रहती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या? एक्वायर्ड का मतलब हो गया बाद में हमें प्राप्त होना। ठीक है, बाद में हमें गेन होना। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेवलप बाय लाइफ लॉन्ग। ठीक है, जैसे जैसे पर्सन बड़ा हो जाता है उसको इन्फेक्शन होता है, उसको बहुत सारी वैक्सीन लगती है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसका डेवलप होती जाती है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, बाय बर्थ नहीं और नहीं रहती है, आफ्टर बर्थ ये लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। ओके, अब इसके अंदर देखिए दो प्रकार की इम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली कौन सी हो गई? ह्यूमोरल। एंड सेकेंड कौन सी हो गई? सेल मीडिएट। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था पहले ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएट। देखिए, अभी अपन बात करेंगे नेचुरल एंड पैसिव, एक्टिव एंड आर्टिफिशियल, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं किसकी? ह्यूमोरल के बारे में। तो देखिए, ह्यूमोरल एंटीबॉडी मैंने आपको पढ़ाया था, ये किससे बनती है? बीटा लिम्फोसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट सेल मीडिएट इम्यूनिटी किससे बनती है? टी सेल से। ठीक है, ये टाइप तो इम्यूनिटी का ही है ना, इसलिए हम इसको इम्यूनिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मेनली वर्क क्या होता है? सो प्रोटेक्ट मेनली एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस।
जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी से आउटसाइड वगैरह आके अपनी बॉडी को जो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में बनाते हैं, तो उनसे उनके अगेंस्ट कौन काम करती है? बीटा लिम्फोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी आती है? टी सेल। तो टी सेल करती है किसके द्वारा? इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस वगैरह कुछ हो तो उनमें ये काम करती है कौन? टी सेल। तो इंट्रासेल्यूलर मीन्स ये क्या काम करती है? इसके अंदर कौन कौन सी सेल होती है? एक होती है साइटोटॉक्सिक सेल, सेकंड वन मैक्रोफेजेज। अपनी बॉडी की जितनी भी मैक्रोफेजेज है किसमें आएगी? अपने इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस के हिसाब से ये काम करती है। ये हो गई अपने इनेट एंड एक्वायर्ड की बात। एक्वायर्ड में भी टाइप फर्स्ट हो गया ये ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएट। इसके बारे में अपन आगे बात कर लेते हैं किसकी? एक्वायर्ड को अगर और अपन डिफाइन करें तो देखिए, एक्वायर्ड आगे जाके और टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहले ये होता है अपना नेचुरली एक्वायर्ड में। सेकंड वन कौन सा हो गया? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ठीक है, नेचुरल एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। देखिए नाम में आपको पता है, नेचुरली अपनी बॉडी को कोई इम्यूनिटी मिल रही है तो वो कौन सी होगी? नेचुरली एक्वायर्ड। एंड आर्टिफिशियली, बीमार होने के बाद में हमने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो बीमारी खत्म हो गई, आर्टिफिशियली हमने कुछ इम्यूनिटी ली, तो वो किस में आती है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो देखिए नेचुरली एक्वायर्ड के अंदर भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? एक्टिव। सेकंड कौन सा होता है? पैसिव। यहां से मेनली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल एक्टिव है या फिर नेचुरल पैसिव है, या फिर एक्टिव आर्टिफिशियल है या फिर एक्टिव पैसिव है। इसी तरह आर्टिफिशियल एक्वायर्ड की भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो देखिए अगर कोई हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में अपन ठीक हो गए, ठीक होने के बाद में हमारी उस इन्फेक्शन से उस अपनी बॉडी ने क्या किया? एंटीबॉडी बना ली, इम्यूनिटी बना ली। तो ये कौन सी होती है? एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अकरेंस ऑफ सर्टेन डिजीज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी। मतलब ऐसी इम्यूनिटी जनरेट हो रही है जो इन्फेक्शन के बाद में हो रही है, डिजीज के बाद में हमें जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अपनी बॉडी ने खुद ने वर्क किया और इम्यूनिटी बनाई नेचुरली। और एक्टिव, एक्टिव मीन्स क्यों? उसको इन्फेक्शन हुआ इसलिए वो हो जाती है एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी? पैसिव इम्यूनिटी की। तो देखिए पैसिव में क्या होता है? अपनी बॉडी को इतना काम नहीं करना पड़ता है। लाइक देखिए कोई एक समझने के लिए बात करते हैं, कोई बंदा बोलते हो, कोई बंदा यार तो बहुत एक्टिव बंदा है, मतलब ये क्या है? अपनी वर्क बहुत ज़्यादा करता है, एक्टिविटी दिखाता है, वो हो गया एक्टिव बंदा। दूसरा क्या है? ये एक्टिव पर्सन। फिर दूसरा हो गया पैसिव पर्सन, मतलब वो अपना हाथ पैर भी नहीं हिला रहा है, दूसरे पर्सन ही आ रहे हैं उसको उसके हाथ पैर हिला के उससे एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, तो वो हो गया पैसिव पर्सन। ठीक है, वैसे ही एक्टिव मतलब अपनी बॉडी वर्क कर रही है, पैसिव अपनी बॉडी इम्यूनिटी के लिए वर्क नहीं कर रही है, वो डायरेक्ट हमें मिल रही है। मीन्स क्या हो गया इसके अंदर? सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मदर टू फिटस हमें कुछ मिला, या फिर प्लेसेंटा के थ्रू हमें कोई इम्यूनिटी मिली, तो वो किस में आएगी? नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और डीप में जाएं तो पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसके अंदर भी फर्स्ट टाइप कौन सा है? एक्टिव। तो देखिए आर्टिफिशियली एक्टिव के अंदर अपन क्या करते हैं? पेशेंट को हम क्या करते हैं? वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं उसको। ठीक है, वैक्सीन कैसी हो सकती है? लाइव भी हो सकती है और किल्ड भी हो सकती है। ठीक है, बट वो क्या करती है? पैथोजेनिसिटी उनकी नहीं रहती है, बट बाकी स्ट्रक्चरल वगैरह बैक्टीरिया सेम रहता है, वायरल सेम रहता है, तो उसके लिए क्या वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पैसिव। पैसिव के अंदर क्या होता है कि जो भी हमें जो मिलती है अपनी बॉडी में क्या? आईजीजी। ठीक है, जो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन ली है किसी डिजीज के लिए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन लिए, या फिर हमने सीरम लिया, डायरेक्ट बना बनाया एंटीबॉडी का सीरम लिया हमने किसी डिजीज को क्योर करने के लिए, तो ये कौन सी हो गई? पैसिव एक्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? इन चीज़ों को याद रखना है। आई होप आप साथ साथ में अपने नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपके रिविजन में काम आए। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीनेशन किस प्रकार की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है? अभी हमने सोल्व किया था
ऑप्शंस क्या है, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन बाहर से गेन कर रहे हैं, नेचुरली अपनी बॉडी कुछ नहीं कर रही है। अब देखिए वैक्सीन क्या करती है अपनी बॉडी में जाके, एंटीजन एंटीबॉडी का वो रिएक्शंस वगैरह होती है, एंटीबॉडी उसको किल करती है, फिर अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है। मतलब पैसिवली कुछ नहीं किया अपनी बॉडी ने वर्क कैसा किया, एक्टिवली वर्क किया। तो कैसे हो जाएगी, एक्टिव आर्टिफिशियल। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following type of hypersensitivity is known as delayed type hypersensitivity and carried out by T lymphocytes। ठीक है, ऐसी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है जिनको हम बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, एंड जो कि किसके द्वारा होती है, उनके अंदर मेन रोल कौन निभाता है, टी लिम्फोसाइट सेल रहती है वो उसके अंदर मेन काम करती है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 या फिर टाइप 4। ठीक है, अपने जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है 4 प्रकार की होती है, उसमें से हमने देखिए डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी किसको बोला है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर टाइप 4 को। तो अपन शुरू करते हैं, अपने आंसर की तरफ जाने से पहले अपन थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ लेते हैं। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी कितने प्रकार की होती है, 4 टाइप। इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, टाइप फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, यह होती है रिएक्शन इमीडिएटली। ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो इमीडिएट होती है उसको हमने किस में इंक्लूड करते हैं, टाइप 1 में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बी ने आपको बाइट किया, बी स्टिंग, आपने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया और उसके क्या हो गई, एलर्जी हो गई। ठीक है, लेटेक्स ग्लोव से उसका एलर्जी होगी, किसी पर्सन के अंदर जो लेटेक्स जो रबर होता है उससे एलर्जी होती है। तो ऐसी सेंसिटिविटी जो इमीडिएट होती है उसको हमने क्या नाम दिया, टाइप 1। तो इसके अंदर मेनली कौन सी अपना जो है एंटीबॉडी रिएक्ट करती है इसके अंदर, वो होती है IgE। नेक्स्ट टाइप बी कौन सा है, टाइप सेकंड। तो देखिए इसके अंदर कैसी होती है, इसके अंदर मेनली होती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होती है ना, जिस हाइपर सेंसिटिविटी में साइटोटॉक्सिक रिएक्शन देखने को मिलती है वो होती है किस, कौन सी, टाइप 2। तो इसके अंदर कौन सी हमें कंडीशन देखने को मिलती है, सबसे पहले तो कोई हिमोलाइटिक कंडीशन हो गई, पेशेंट के अंदर हिमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। लाइक कोई पेशेंट में जैसे ग्राफ्टिंग हुई है, ठीक है, टिश्यू एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ग्राफ्ट किया है और उसके अंदर क्या हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, कितना हाइपर एक्यूट, बहुत जल्दी से। तो ये किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 2। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अंदर मेनली होता है IgM एंड IgG। ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट टाइप सी के अंदर कौन सी है, थर्ड टाइप। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी के इम्यून कॉम्प्लेक्स में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स में ही रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटस। ठीक है, एक प्रकार की इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ जेनेटिक एनवायरमेंटल हो फैक्टर हो या फिर जेनेटिक फैक्टर हो, तो उसकी वजह से अपनी बॉडी में यहाँ पे स्किन रैशेज वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, टाइप 3 में। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है। नेक्स्ट डी, टाइप 4। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, एम जैसे एग्जाम में आती है, पीजे जैसे एग्जाम में आती है, हो सके SGPJ भी आपको पूछ ले। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 को हमने क्या नाम दिया, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको नाम दिया हमने डिलेड टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि किसको हमने क्या बोला, डिलेड टाइप रिएक्शंस। ठीक है, डिलेड टाइप रिएक्शन जिसमें होती है उसको क्या क्या नाम दिया, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, डिलेड टाइप रिएक्शन बाई सेलुलर रेस्पॉन्स। ठीक है, ऐसा सेलुलर रेस्पॉन्स जो कि डिलेड टाइप रिएक्शन कोज करवाता है,
तो वो होती है अपनी टाइप 4। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल लेंगे अपन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट आपने पढ़ा होगा, मॉन्टॉक्स टेस्ट अगर होता है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एग्जामिनर आपको पूछ लेगा, डिलेट टाइप नहीं देके इतना पूछ लिया उसने कि पीपीडी टेस्ट कौन से प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो आपने अगर आरएनसीसी की क्लासेस ली है तो आपको पता होगा टाइप 4 है। उसके बाद में एग्जामिनर ने और पूछ लिया, आ जाओ अब बताओ, एग्जामिनर ने पूछा अगर यहाँ पे क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन हो किसी पेशेंट में तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी उसमें, अगेन टाइप 4। इसके बाद में एग्जामिनर ने और पूछ लिया आपसे कि भाई कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस अगर किसी पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये भी टाइप 4 रिएक्शन होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो साथ साथ में नोट्स पढ़ना चाहिएगा, रिवीजन करते जाइएगा, एकदम आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस के मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शंस का होना। ठीक है, क्या कहलाता है एनाफाइलेक्सिस, काफी डेंजरस भी होता है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना होता है एनाफाइलेक्सिस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो एनाफाइलेक्सिस के लिए क्या होगा अपना इमीडिएट ट्रीटमेंट, ऑप्शन में क्या है, एड्रेनालिन, बेंजिल पेनिसिलिन, हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर एट्रोपिन। तो देखिए एनाफाइलेक्सिस के अंदर अपना क्या आंसर करेक्ट होगा, तो एनाफाइलेक्सिस जब कभी भी होता है तो इसमें हम क्या देते हैं, एड्रेनलिन को हम प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन क्या करता है, इंक्रीज पेरिफेरल वॉस्कुलर रेसिस्टेंस। ठीक है, पेरिफेरल वॉस्कुलर रेसिस्टेंस क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। अब देखिए अगर इसने पेरिफेरल वॉस्कुलर रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया तो मतलब क्या हो गया, इंप्रूव ब्लड प्रेशर। ठीक है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद में क्या हो जाएगा, कोरोनरी परफ्यूजन गुड। ठीक है, अपना कोरोनरी परफ्यूजन भी अच्छा हो गया, मतलब जो हार्ट की वेसल्स है उनका परफ्यूजन भी अच्छा होने लग गया, हार्ट भी अच्छे तरीके से काम करने लग गया, ब्लड प्रेशर को भी इसने इंप्रूव कर दिया। अब जब ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एड्रेनलिन को हम काम में लेते हैं। साथ साथ में अगर यहाँ पे कोरोनरी परफ्यूजन अच्छा हो गया तो ये क्या करता है, डिक्रीज एंजियो एडिमा। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या, एडिमा होने की संभावना रहती है। ठीक है, वार्मनेस फील होती है, एडिमा होती है। ठीक है, पेन होता है, इचिंग होती है। तो यहाँ पे अगर एंजियो एडिमा हो जाता है पेशेंट में, ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजियो एडिमा को भी ये डिक्रीज करता है। इसलिए अपन को क्या करना है, एड्रेनलिन हम प्रायोरिटी ट्रीटमेंट में रखते हैं जब कभी भी एनाफाइलेक्टिक कोई रिएक्शन होती है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड हु इज टेकिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, एक नर्स क्या कर रही है, चाइल्ड की केयर कर रही है, जो चाइल्ड को क्या दे रही है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रही है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या मतलब हो गया, स्टेरॉइड्स थेरेपी उसके चल रही है। नेक्स्ट, फॉर सिस्टमेटिक लूपस इरिथोमेटस। ठीक है, SLE। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट के अंदर, SLE। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि भाई SLE क्या है, जैसे अभी सीएचओ के एग्जाम में आया था HIA पूछा था, वैसे SLE भी पूछ सकते हैं। द नर्स केयरफुली मॉनिटर चाइल्ड्स कंडीशन। अब नर्स क्या कर रही है, केयरफुली मॉनिटर कर रही है चाइल्ड्स की कंडीशन को, बिकॉज द नर्स अवेयर, क्योंकि नर्स को पता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड कैन हैव मेजर एक्शन। कोर्टिकोस्टेरॉइड से कौन सा मेजर एक्शन जो है वो क्लाइंट में देखने को मिलता है, किस मेजर एक्शन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नर्स अच्छे से पता है। ऑप्शन क्या है, दे इंक्रीज लीवर एंजाइम्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, लीवर के एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं। दे कैन मास्क साइन ऑफ इन्फेक्शन। कोर्टिकोस्टेरॉइड इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। दे कोज बोन मेरो सप्रेशन। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, बोन मेरो को सप्रेस कर देंगे। दे डिक्रीज रीनल फंक्शन, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, रीनल फंक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब कभी भी कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चलती है या फिर कोई प्रकार की स्टेरॉइड थेरेपी चलती है पेशेंट में, तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है, मतलब क्या हो गया, सप्रेस हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी अपन प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या हो जाए, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड किस में देते हैं, अगर कोई ग्राफ्ट वगैरह कहीं लगाया गया हो तो अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करवाते हैं।
ठीक है। तो अब लाइक अगर किसी पेशेंट में ग्राफ्ट लगाया गया है, ठीक है, किसी दूसरे एलोग्राफ्ट, जिनोग्राफ्ट आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, ऑटोग्राफ्ट, तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ्ट लगाया है जो दूसरे पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में लगाया गया है, मतलब वो अपनी बॉडी के लिए तो कैसा हो गया, एंटीजन हो गया, अपनी बॉडी उसके लिए क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्राफ्ट का क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि अपनी बॉडी की जो इम्यून पावर है उसको क्या किया जाए, सप्रेस किया जाए, ताकि ये वाली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं देखने को मिले और रिजेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक लूपस एरिथेमेटस भी क्या है, एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, ऑटो इम्यून है, मतलब खुद से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या पेशेंट को क्या दिया गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया, ताकि आगे जाके और एग्जैगरेटेड नहीं हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो अपनी बॉडी में प्रोन टू इन्फेक्शन, अपनी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, दे आर मास्क साइन ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे जो है वो। अब देखिए अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन हुआ और यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है, तो इन्फेक्शन के साइन भी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के साइन क्या क्या होते हैं, फीवर होता है, हार्ट रेट वगैरह, ये सब वाइटल्स डिस्टर्ब रहते हैं, तो यहाँ पे ये भी अपने क्लियरली एसेस नहीं हो पाएगा, तो नर्स इनको क्या करेगी, इनको ध्यान में रखेगी कि हाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है तो हमें इन्फेक्शन से बचाना है, या फिर अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको असेस करते रहना है हमें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, HLA elevates in which condition, HLA elevates in which condition, HLA का क्या मतलब होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। HLA क्या मतलब हो गया, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये कौन सी कंडीशन में इलेवेट होता है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्यूमर, हेपेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कौन सी कंडीशन में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एंटीजन का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, लेवल। तो देखिए किसी भी प्रकार की जेनेटिक फैक्टर्स रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हो, ठीक है, इनमें क्या देखने को मिलता है, इलेवेट देखने को मिलता है किसका, HLA का लेवल। अब जैसे कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो गई, सबसे पहले तो रूमेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर ऑटो इम्यून। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में HLA का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए ऑटो इम्यून कौन सी होगी, रूमेटिक आर्थराइटिस होगी, इसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, इसके बाद में सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस हो गई, इसके बाद में सीलियक डिजीज हो गई। तो इस प्रकार की डिजीज जो ऑटो इम्यून होती है, अपनी बॉडी कोज कर देती है ऐसी डिजीज, इनमें क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का लेवल बढ़ जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे और ज़्यादा एडवांस पूछ ले कि भाई ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन में भी कौन सा एंटीजन, तो ये एंटीजन होता है B27, ठीक है, इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। और मतलब क्या हो गया, पर्सन के अंदर B27 का लेवल पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, तो ये टेस्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा। तो HLA पॉजिटिव इलेवेट है, एलिवेशन का मतलब होता है पॉजिटिव होना, मतलब क्या हो गया, इनमें अपने पर्सन में ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है आगे जाके, या फिर अभी उसको ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए राइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल इन रेस्पॉन्स टू इररिलेवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड। हमारी बॉडी की खुद की ही एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी, मतलब पहले से जो एंटीबॉडी बनी हुई थी, एग्जिस्ट करती है अपनी बॉडी में, उसी का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स के साथ कोई भी एक इररिलेवेंट स्टिमुलस अपनी बॉडी को मिला और अपनी बॉडी ने क्या कर दिया, एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा दिया। मतलब इस ये कौन सी रिएक्शन है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनामेस्टिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, या फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अपनी बॉडी में ये चार प्रकार की रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट कौन सी, एनाफाइलेटिक, सेकंड एनामेनेस्टिक, थर्ड एग्लूटिनेशन, फोर्थ प्रिसिपिटेशन। तो देखिए इररिलेवेंट स्टिमुलस के द्वारा अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी का लेवल बढ़ रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एनामेस्टिक रिएक्शन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एनामेनेस्टिक। एनामेनेस्टिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन अपन समझने के लिए मैं आपको लैंग्वेज में बताता हूँ इसको। इट इंक्रीज रिएक्शन ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम,
ठीक है, सिंपल लैंग्वेज हमने समझना है तो हमारे क्या हो जाएगा, जब कभी भी एनामिस्टिक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिएक्शन बढ़ जाती है। रिएक्शन बढ़ने से क्या हो गया, एंटीबॉडी के लेवल को इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सेकंड सेकंड कौन सी अपन ले लेते हैं, एग्लूटिनेशन। ठीक है, नाम सभी सुना होगा एग्लूटिनेशन का, बट पता किसी किसी को ही होगा कि भाई एग्लूटिनेशन होता क्या है। आज आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इट अकर व्हेन एंटीजन मिक्स विथ एंटीबॉडी। ऐसी रिएक्शंस या फिर ऐसे टेस्ट जिसके अंदर क्या हो रहा है, एंटीजन मिक्स हो रहा है किसमें, एंटीबॉडी में, उनका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। या फिर ऐसी रिएक्शंस उनको पता लगाने के लिए क्या होती है, कौन सी होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। एकदम सिंपल है, अकर व्हेन एंटीजन मिक्स विथ एंटीबॉडी, उनका पता लगाना है ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स हो रहे हैं, वो कौन सी होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। थर्ड नंबर, एनाफाइलिटिक। एनाफाइलिटिक रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, एलर्जिक सिम्टम्स, तो उनमें जो रिएक्शंस होती है तभी सिम्टम आए, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसको आपने बोल दिया एनाफाइलेटिक रिएक्शंस। फोर्थ वन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल साल्ट व्हेन टू सॉल्यूशन विथ सोल्यूबल साल्ट। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ होती है, जहां पे कोई दो प्रकार के कोई सॉल्यूशन है, उनमें क्या हो रहा है, साल्ट भी किस प्रकार के हैं, सोल्यूबल साल्ट है। ठीक है, कोई किसी प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर साल्ट भी किस प्रकार के मिक्स हो रहे हैं, सोल्यूबल साल्ट। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कब होगी, जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इनसोल्यूबल साल्ट यहाँ पे अगर डेवलप हो रहा है, सोल्यूबल साल्ट में इनसोल्यूबल साल्ट अगर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ऐसा साल्ट जो सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर इसके ज़्यादा डीप नहीं जाता है। ठीक है, बेसिक एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, एमनेस्टिक रिएक्शन, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आया हूँ, तो उसमें ये पूछा गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको नाम का पता होना चाहिए। एग्जामिनर डेफिनेशन ही पूछी आज तक इसकी की, आगे ज़्यादा डीप नहीं गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which of the following is a priority in planning care for a client with diagnosis of immune deficiency? सिंपल क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं अपन, इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी प्लानिंग केयर के बारे में पूछा है। क्लाइंट को क्या हो रखा है, इम्यून डिफिशियंसी हो रखी है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज एंजाइटी। जी नहीं, इम्यून सपोर्ट आप पहुंचा के क्या कर लोगे, इन्फेक्शन से थोड़ी बचा पाओगे। इम्यून डिफिशियंसी हो रही है उसको तो इन्फेक्शन हो जाएगा, आप सपोर्ट देते रहोगे पर्सन निपट जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाइंग फैक्टर देट डिक्रीज द इम्यून सिस्टम। आपको क्या करना है, फैक्टर का पता लगाना है। फैक्टर का पता लगाने का काम किसका, डॉक्टर का। आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है, वो भी किसकी, केयर की, केयर देना है आपको। तो ऑप्शन सी, एनकरेज डिस्कशन अबाउट लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंज करने के आपको उसको एनकरेज करना है। जी हाँ, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। लाइक कुछ कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक किसी चीज़ को, किसी एलर्जी है तो उससे उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताना है कि उससे आप दूर रहो। तो ये एक प्रकार की केयर हो सकती है, अपन उसको एजुकेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे, इन्फेक्शन से बचाना है। मेन बात यही है, एलर्जी हो तो एलर्जी भी क्या करेगी, इन्फेक्शन खोज करेगी, तो एलर्जी से बचाएंगे तो ठीक है, बट मेन अपना टारगेट क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉज कोपोसी सार्कोमा। कोपोसी सार्कोमा एक प्रकार का क्या होता है, कैंसर है। तो इस कैंसर को कोज करने के लिए कौन सा वायरल इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ह्यूमन herpes वायरस, साइटोमेगालो वायरस, रोटा वायरस, या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो देखिए, कपोसी सार्कोमा कहाँ होता है, ऐसे पेशेंट को जो इससे यहाँ पे अफेक्ट रहते हैं एड्स से। जिन पेशेंट में एड्स होता है उन पेशेंट में कपोसी सार्कोमा होने की कंडीशन बढ़ जाती है। कपोसी सार्कोमा क्या होता है ये भी अपन बात कर लेते हैं। तो कैंसर ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड lymph vessels found in skins and mucous
मेम्ब्रेन, ऐसा कैंसर जो किसका हो, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स का हो, मेनली ये वेसल्स कहाँ की हो, स्किन एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो वहाँ की वेसल्स में अगर कैंसर हो रहा है, इसको हमने क्या बोला, कापोसी सार्कोमा। किसमें देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन एड्स वाले पेशेंट में। अब इसका आपको पूछा है वायरल इन्फेक्शन, तो ह्यूमन herpes वायरस, ठीक है, HPV इज द मोस्ट कॉमन कोज फॉर कापोसी सार्कोमा, ठीक है। अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन herpes वायरस। इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, साइटोमेगालो। तो साइटोमेगालो वायरस क्या कोज कर सकता है, साइटोमेगालो वायरस कोज कर सकता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर भी कोज करता है, कोलोन कैंसर भी कोज करता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि केवल और केवल साइटोमेगालो वायरस ही कोज करता है, और भी फैक्टर्स होते हैं जो कोज करते हैं, बट साइटोमेगालो वायरस भी कोज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या करता है, वायरल डायरिया कोज करवाता है बच्चों में, ठीक है। तो इसके लिए क्या दिया गया, वैक्सीन बनाई गई है, रोटा वायरल वैक्सीन, जो रूट क्या है इसका, ओरली है, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मोस्ट कॉमन कोज फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। अगर सर्विक्स में कैंसर हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से आपको क्या इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेशन देखने को मिला है, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा मोस्ट कॉमन, IgA, IgM, IgE या फिर IgD। तो देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अगर बॉडी के सिक्रेशन से जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन निकलता है वो कौन सा होता है, IgA, ठीक है। बॉडी सिक्रेशन बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं। अगर बॉडी की सिक्रेशन से कोई इम्यूनोग्लोबुलिन निकल रहा है तो उसको हमने क्या बोला, IgA। इसके बाद में देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं IgA की। तो देखिए ये कितना होता है, 10 to 15% अपनी बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो IgA होता है। नेक्स्ट बॉडी सिक्रेशंस में कौन सा मिलेगा, IgA। इसके बाद में बात करते हैं IgD की। तो IgD कहाँ मिलता है, ये सबसे स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बेसली जो बेली एरिया होता है एंड जो अपनी बॉडी का जो चेस्ट एरिया होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है, बट इसका अभी तक एक्चुअल वर्क हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट ये पाया जाता है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर क्या, इसके बाद में क्या हो गया, IgE। IgE आपको कब देखने को मिलेगा, ये इम्यूनोग्लोबिन जब कभी अपनी बॉडी में एलर्जीज की कंडीशन होती है तब। इसके बाद में IgG। IgG सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कौन सा है पूछता है एग्जामिनर। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये भी पूछता है एग्जामिनर। दूसरे बाद में बैक्टीरिया एंड वायरल दोनों के लिए काम करता है। इसके बाद में और इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का फेवरेट, ह्यूमन प्लेसेंटा से द्वारा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सीक्रेट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है फीटस में, IgG। इसके बाद में IgM। IgM का मतलब क्या हो गया, देखिए ये होता है 5 to 10% होता है। एंड इससे सेकंड क्या क्वेश्चन बनता है, बिगेस्ट साइज। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि बिगेस्ट साइज का इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो कौन सा हो गया, IgM। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड। तो फर्स्ट रेस्पॉन्स अगर वो प्रोवाइड करवा रहा है तो वो कौन सा है, वो हमारे IgM भाई साहब है जो पहुंचा देते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट प्रोड्यूस एंड एक्सप्रेस्ड आफ्टर एन एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। अभी हमने डिस्कस किया ही था, फर्स्ट प्रोड्यूस कौन सा होता है, IgM। नेक्स्ट MCQ, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन असेस विद एलर्जिक रिएक्शन, पढ़ाई था, IgM। नेक्स्ट MCQ, सॉरी IgE। नेक्स्ट MCQ अपना, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाई HIV इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन में HIV इन्फेक्शन हुआ है तो उससे कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। अभी से यहाँ से वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अपने, बीच में कुछ छोटे क्वेश्चन थे ताकि आप बोर नहीं हो जाओ क्लास से, थोड़ी क्लास लंबी रहेगी। तो विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाई HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन में हो रहा है तो उसमें कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देखिए HIV इन्फेक्शन है जो मेनली किस पे इफेक्ट डालता है, CD4 सेल पे। तो CD4 सेल किसकी बनी होती है,
सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और सेल मीडिएट इम्यूनिटी किसको इफेक्ट डालती है? टी सेल से, क्यों टी सेल से बनती है तो सेल मीडिएट मतलब कौन सी इम्यूनिटी? सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी। क्योंकि देखिए एचआईवी डिस्ट्रॉय टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है। टी सेल्स किसको बनाता है? सेल मीडिएट इम्यूनिटी को। सेल मीडिएट से अफेक्ट कौन होता है? CD4 सेल, ठीक है। तो देखिए अब कुछ CD4 सेल से अपने कुछ एमसीक्यू है, अपने को ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, लाइफ स्पान ऑफ CD4 सेल कितना होता है? 100 डेज, बट इन HIV ये डेज कितने हो जाते हैं? 2 डेज। अब देखिए HIV इन्फेक्शन कितना डेडली होता है CD4 सेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, हल्के में मत लेना, नोट्स बनाते जाना ताकि आपके रिवीजन में वापस वीडियो नहीं देखना पड़े। नेक्स्ट एमसीक्यू, वैल्यू कितनी रहती है, अमाउंट कितना रहता है CD4 सेल का अपनी बॉडी में? तो ये नॉर्मली रहता है 500 टू 1200 CD4 सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कितना रहता है? 500 टू 1200 CD4 सेल नॉर्मली प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो बट अगर इम्यून सिस्टम कब रेस्पॉन्स देगा कि कितने से अगर कम CD4 सेल हो जाएगी HIV वाले पेशेंट में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। मतलब क्या हो गया, अगर लेस देन 200 CD4 सेल अगर देखने को मिलती है अपने माइक्रोलीटर के अंदर, ठीक है, लेस देन 2 CD4 सेल इन माइक्रोलीटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD4 सेल की डिफिशियंसी से इम्यून रेस्पॉन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। HIV की केसेस के अंदर ये इम्यून रेस्पॉन्स डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हम कब बोल देंगे पेशेंट को? जब पेशेंट का CD4 सेल कितना हो जाए? लेस देन 200 हो जाए, ठीक है। इम्यून सिस्टम कब से डिफरेंस होगा इसमें? 200 से 500 रह जाएगी ना CD4 सेल, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम कब बोलेंगे? जब लेस देन 200 CD4 सेल हमें देखने को मिलती है पर माइक्रोलीटर में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अपनी बॉडी में एक CD4 सेल होती है और एक CD8 सेल होती है, तो इनका रेशियो पूछते हैं कई बार एग्जामिनर के अंदर। तो देखिए CD4 सेल से CD8 का कितना रेशियो होता है? 2:1, ठीक है। ये रेशियो हमें किस में देखने को मिलता है? CD4 सेल और CD8 रेशियो, ठीक है। जनरली फॉर अपन नॉलेज अपन बात कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो अपने HIV इन्फेक्शन के अंदर CD4 सेल की कंडीशन हमने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारा, Which of the following diagnostic test is considered as gold standard test for confirmation of HIV infection? अगर किसी पर्सन में HIV इन्फेक्शन है और उसका क्या करना है, कंफर्मेशन करना है HIV इन्फेक्शन का, उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब बेस्ट टेस्ट कौन सा है उसके लिए? बेस्ट टेस्ट कौन सा है उसके लिए? एलिजा टेस्ट, ट्राइडोट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट? देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम किसको बोलेंगे? इसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसको ही गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा, दूसरों को क्यों नहीं कहा? इसलिए कहा इसको क्योंकि ये जो है वेरी वेरी सेंसिटिव होता है, किससे? HIV की एंटीबॉडी से, ठीक है। इसलिए इसको कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। अगर ये सेंसिटिव हो गया मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, पर्सन को HIV है, दूसरे कोई टेस्ट करवाने की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एलाइजा होता है उसके बाद में एलाइजा अगर किसी को पॉजिटिव दिखता है फिर उसको वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी भेजते हैं, बट अगर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट पॉजिटिव मिल गया कोई एलाइजा करवाने की नीड नहीं है, ठीक है। एलिजा टेस्ट को कंफर्मेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि एलिजा टेस्ट किसके लिए सेंसिटिव है? एलिजा भी सेंसिटिव है बट किसके लिए? सेंसिटिव फॉर क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में वायरल लोड टेस्ट भी होता है एक, ठीक है। कौन सा टेस्ट होता है? वायरल लोड टेस्ट। वायरल लोड टेस्ट में अपन क्या करते हैं? हम करते हैं HIV की जो अमाउंट है अब वो चेक करते हैं। HIV अमाउंट को अपन क्या करते हैं?
मेजर करते हैं, देखते हैं भाई उसके अंदर वायरल लोड कितना है, कितना वायरस है उसके अंदर एचआईवी का, ठीक है। तो और इसके बाद में और कौन सा टेस्ट होता है, CD4 टेस्ट, जिसके अंदर अपन काउंटिंग करते हैं, लेस देन 200 मिल गई तो वो एचआईवी हो सकता है उस पेशेंट, बट कंफर्मेटरी नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, एकमात्र वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट MCQ, रिस्क फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इज मोर ड्यूरिंग, जब किसी मदर को एचआईवी हो और वो लेबर में हो, तो उसमें क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन तभी होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। मदर टू फीटस कोई ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो रिस्क फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन ड्यूरिंग, तो मदर टू फीटस अगर कोई एचआईवी का ट्रांसमिशन हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कौन सी स्टेज में होगा, एंटीनेटल पीरियड में, इंट्रानेटल पीरियड में, पोस्ट नेटल पीरियड में, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में। देखिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन टाइप चांसेस होता है किसमें, इंट्रानेटल में, मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस के अंदर जब डिलीवरी हो रही होती है तब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ट्रांसफर हो जाएगा एचआईवी। नेक्स्ट MCQ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, अनट्रीटेड एचआईवी इन्फेक्शन कैन रिमेन इन अर्ली क्रोनिक स्टेज टू डिकेड मोर, अगर एचआईवी इन्फेक्शन अनट्रीटेड है तो वो रिमेन कर सकता है क्रोनिक स्टेज तक, और वो एक डिकेड तक भी रिमेन कर सकता है अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो। नेक्स्ट, इन्फेक्शन विद एचआईवी रिजल्ट इन क्रोनिक डिजीज विद एक्यूट एक्सकार्बेशन, अगर इन्फेक्शन हो गया एचआईवी से तो वो क्रोनिक डिजीज में आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन उसको हो सकते हैं। नेक्स्ट, लेट स्टेज डिटेक्शन इज कॉल्ड एड्स, अगर एचआईवी अर्ली स्टेज के अंदर ट्रीट नहीं हुआ है तो वो उसके अंदर आगे जाके अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आपको पता लगाना है फॉल्स का, ठीक है। ये सारे अभी तक अपन ने बात की है वो सभी करेक्ट है, फॉल्स कौन सा होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर डी, पढ़िए इसको, अपॉर्चुनिटिक डिजीज अकर मोर ऑफन व्हेन CD4 सेल काउंट इज हाई, जी नहीं, हाई तो नहीं होगा, कैसा होगा, लो होगा, लो भी कितना, लेस देन 200 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो अपना एंड वायरल लोड इज लो, वायरल लोड भी कैसा होगा, हाई देखने को मिलेगा, CD4 सेल लो एंड वायरल लोड हाई, तो ये कौन सा स्टेटमेंट फॉल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ, द डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स इज मेड बेस्ड ऑन, तो HIV का जो डायग्नोसिस है, एड्स का जो डायग्नोसिस है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है, CD4 सेल, T सेल काउंट पे, सडन वेट लॉस पे, डायरिया पे, परसिस्टेंट फीवर पे। तो सिंपल पता है, डायग्नोस करना है, सिम्टम नहीं देखना हमें, डायग्नोस करना है तो क्या देखेंगे, CD4 सेल देखेंगे। वेट लॉस किसने में देखने को मिलता है, टीबी में भी देखने को मिलता है, डायरिया भी देखने को मिलता है, परसिस्टेंट फीवर टीबी में ही देखने को मिलती है, ठीक है। डायरिया मान सकते हैं अपन HIV में देखने को मिलता है, तो बाकी चीज़ें और कंडीशन में भी देखने को मिलती है, पर डायग्नोस करना है हमें तो CD4 सेल, CD सेल या फिर सेलुलर इम्यूनिटी देखना उसकी। नेक्स्ट MCQ, organism responsible for pneumonia in AIDS, organism responsible for pneumonia in AIDS patient, ऑप्शन क्या है, साइटोमेगालोवायरस, फंगई, न्यूमोसिस्टिस कार्नी, या फिर माइकोप्लाज्मा। अगर किसी पर्सन में एड्स है और उसमें क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, आगे जाके उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है एग्जाम में आने की। उन टॉपिक्स, वो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनर में पूछने की, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन नहीं तो इसके अलावा कोई और आ जाएगा इस टॉपिक्स में से, ठीक है। इसीलिए हम इन टॉपिक्स को चूज करते हैं जो आपके एम जैसे एग्जाम में भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, अगर किसी पर्सन में न्यूमोनिया हुआ है, पेशेंट किसका है, एड्स का, तो उसके लिए न्यूमोसिस्टिस कार्नी मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसके लिए बन जाता है। नेक्स्ट MCQ, विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स, एड्स के साथ में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है, ल्यूकेमिया, एडिनोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, या फिर कापोसी सार्कोमा, पढ़ाई था हमने अभी शुरू में। कापोसी सार्कोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, जो कौन फैलाता है, हर्पीज वायरस, ठीक है, ह्यूमन हर्पीज वायरस, HHV, और आगे से आपको करेक्ट पूछे तो HHV8, हर्पीज, ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8, ठीक है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, एडिनोसार्कोमा, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ये नहीं है, कौन सा है, कापोसी सार्कोमा। नेक्स्ट MCQ, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया इज सीन इन, ठीक है, ऐसा डिमेंशिया जो रैपिड हो रहा है और वो प्रोग्रेस कर रहा है रैपिडली, उसको ये किस में देखने को मिलेगा, ये डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज में, वेस्कुलर डिमेंशिया में, HIV डिमेंशिया में, या फिर पार्किंसंस डिजीज में। तो ऐसा जो डिमेंशिया होता है
ये किस में देखने को मिलता है? HIV डिमेंशिया में। ऐसे पेशेंट्स जिनमें क्या हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, और थॉट वगैरह वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता है, स्पीचलेस हो रहा है, थॉट्स वगैरह उसमें नहीं आ रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या बोलते हैं, हम इसको डिमेंशिया के सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये रैपिडली और प्रोग्रेसिव हो रहे हैं कौन से पेशेंट में? अगर पेशेंट को क्या हो, HIV होता है तो। नेक्स्ट MCQ, which of the following antiretroviral drug is newly introduced by NACO National AIDS Control Program for the treatment of HIV positive patient? ठीक है, एक नया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। कौन सी ऐसी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, क्या कौन सी ड्रग है? ART न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, नई नई बनी है, इसके लिए एड्स के पेशेंट के लिए। ऑप्शन में क्या है? टेनोफोवीर, डिजोप्रिल या फिर फ्यूमारेट, बी है लोपिनावीर, सी है लेमुविडिन या फिर डी है डोलुटेग्रावीर। तो जी हाँ, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि डोलुटेग्रावीर जो है वो नई एकदम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय नाको ने नई इंट्रोड्यूस की है, किसके लिए? HIV पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट MCQ एंड लास्ट MCQ हमारा, ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप, एक एंटीनेटल चेकअप पे मदर आई है, ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज बीन डायग्नोस्ड विथ HIV, मदर को क्या डायग्नोस हुआ? HIV पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी रेट्रोवायरल एजेंट वुड द नर्स एंटिसिपेट दैट फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट? तो अब ऐसी मदर के लिए नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी, नर्स को क्या जानकारी है कि फिजिशियन है वो कौन सी ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, कौन सी ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा? HIV डायग्नोस मदर है उसमें। ऑप्शन हमारे पास में क्या है? एबाकावीर प्लस जुडोविडिन, लोपिनावीर प्लस रिटोनावीर, लिमुविडिन प्लस जुडोविडिन या फिर रिल्पिविरिन या फिर एमटीसिटाबिन या फिर टेनोफोविर। तो कौन सी ड्रग को काम में लिया जाता है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट होता है। लेमुविडिन प्लस जुडोविडिन जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना आज का सेशन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस है और देख लीजिए, ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में आगे भी। तो देखिए, ART नॉट गिवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऐसी ART ड्रग जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं यूज में लेंगे, ये कौन सी हो गई? इफाविरिंज, ठीक है। इफाविरिंज ड्रग को हम क्या करेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काम में नहीं लेंगे। तो कौन सी लेनी है? तो सर कौन सी लेनी है? लेनी है कौन सी? नेविरापिन को, ठीक है। नेविरापिन को यूज में लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, किसको नहीं लेंगे? इफाविरिंज को। नेक्स्ट MCQ, ART चल रही है, उसके साथ में क्या चल रहा है? डोट्स चल रहा है, ठीक है। ART चल रही है, साथ में क्या पेशेंट को TB भी है, तो डोट्स भी चल रहा है। तो इस कंडीशन में अपने को फर्स्ट ड्रग कौन सी देनी है? उसको फर्स्ट ड्रग प्रोवाइड कौन सी करनी है? डोट्स, उसको ट्रीटमेंट फर्स्ट शुरू करना है, उसके बाद में उसको ART का ट्रीटमेंट शुरू करना है, ठीक है। फर्स्ट डोज कौन सी लेनी है? डोट्स की लेनी है, उसके बाद में ART लेनी है, ध्यान में रखना। इसके बाद में अगर डोट्स और ART साथ साथ में दे रही है तो कौन सी मेडिसिन नहीं देंगे? नॉट यूज कौन सी? नेविरापिन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में ART चल रही है और डोट्स थेरेपी भी उसको देनी है, तो हम क्या करेंगे? ART में से नेविरापिन को हम नहीं देंगे। नेक्स्ट MCQ, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ऐसी कौन सी है जो एनेमिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है या फिर यूज में नहीं लेनी चाहिए? तो ऐसी ART ड्रग कौन सी है जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है फिर एनेमिक पेशेंट में नहीं यूज में लेनी चाहिए? तो ये कौन सी हो गई? जूडोवुडिन को हम काम में नहीं लेते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें एनेमिक हो। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये क्या करवा देता है? बोन मेरो सप्रेशन कोज करवा देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लेना प्लीज, एग्जाम में आप आ जाए तो आप सही करके आ जाओ इसलिए। नेक्स्ट MCQ कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवर डिजीज के अंदर कौन सी ART ड्रग नहीं देनी है? अगर किसी पर्सन को लीवर डिजीज हो तो कौन सी ड्रग नहीं दोगे आप? नेविरापिन को आप यूज में नहीं लोगे। नेक्स्ट MCQ, मोस्ट पावरफुल ड्रग ऑफ डॉट्स, अगर डॉट्स थेरेपी चल रही है उसकी बात हो रही है अगर, तो उसमें मोस्ट पावरफुल ड्रग कौन सी है?
रिफाम्पिसिन। एंड मोस्ट टॉक्सिक ड्रग ऑफ डोस्ट कौन सी है? आइसोनियाजिड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको ध्यान में रखना है, आगे आप जाके आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ताकि आपको डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू मिल सके। साथ में हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐप चलाई जा रही है, उसके अंदर आपको एसजीपीजीआई का स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जाएगी, जिन पे ऐसे ही क्वेश्चन, इनसे भी बेहतर क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आप वो भी आप बाय कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हो। आप मोटिवेट फील करोगे अगर आपकी वहाँ पे अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, आपके माइनस मार्किंग कम होती है, तो आप नियर टू सिलेक्शन हो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट वगैरह हो तो। और कोशिश की है मैंने आज थोड़ी बड़े अक्षरों में लिखने की, क्योंकि जब अगर आप फास्ट बोलते हो तो आपसे लिखा आपसे छोटा ही जाएगा। ठीक है, ये तो अगर तो इसलिए मेरी थोड़ी आदत है फास्ट बोलने की, तो प्लीज़ आप मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा गौर कीजिएगा बजाय मेरी राइटिंग पे। तो इसी के साथ ही अपनी क्लास को ये भी कंप्लीट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।